ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 661 ए रैंक टू ट्रेजर भाग 2। इंद्रधनुषी रंग का फल अचानक एक ब्लैक होल में बदल गया और आसपास के क्षेत्र से सभी विश्वसार को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जिस गति से फल विश्वसार को अवशोषित कर रहा था वह इतनी तेज थी कि फल के चारों ओर एक छोटा सार तूफान उठ खड़ा हुआ, जिसने फल के चारों ओर 10 मीटर के क्षेत्र में सब कुछ नष्ट कर दिया। अरे, एक एस रैंकर भी इतने शक्तिशाली सार तूफान में जीवित नहीं रह पाएगा, इवान ने मन ही मन सोचा, क्योंकि फल विश्वसार को अवशोषित करना जारी रखता था। जैसे ही फल ने विश्वसार को अवशोषित किया, आसपास के क्षेत्र में एक मीठी गंध फैलने लगी। जब इवान ने फल की मीठी गंध को सूंघा तो उसका मन अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया और उसे लगा जैसे उसने अभी अभी एक उच्च स्तरीय शांति औषधि पी ली है जो उसकी समझ क्षमताओं को बढ़ा सकती है। ये फल क्या है? जब इवान ने देखा कि क्या हो रहा था तो वह चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि केवल फल की गंध शांति औषधि से अधिक प्रभावी थी। फल की मीठी खुशबू को सूंघने के बाद, हालांकि इवान शून्य अध्ययन कौशल का उपयोग करके इसके प्रभावों का सही ढंग से उपयोग करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह इसके लिए समय नहीं था, क्योंकि फल पकने वाला था। मोगुल और आसपास के क्षेत्र में छिपे राक्षस भी फल के प्रभाव को देखकर दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा फल पहली बार देखा था। मुझे ये फल किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए, इवान ने मन ही मन कहा और काजिल, वोलाक और एक्लिप्स को बुलाया। उन्हें बुलाने के बाद उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उन्हें ढक दिया ताकि कोई भी उन्हें नोटिस न कर सके। जब इवान ने पुष्टि की कि किसी ने उसके 3 हत्यारों को नहीं देखा है, तो उसने उन्हें एक सरल आदेश दिया और वे तीनों वहां से गायब हो गए। उन्हें दूर भेजने के बाद इवान ने सार तूफान के बीच एक छोटी त्रिकोणीय आकार की चीज फेंकी। फल के आसपास के क्षेत्र को कवर करने वाले घने विश्वसार के कारण किसी ने भी इवान द्वारा फेंकी गई चीज को नोटिस नहीं किया। लगभग 15 मिनट बाद फल के चारों ओर उठने वाला विश्वसार तूफान गायब होने लगा और फल ने भी आसपास से अधिक सार को अवशोषित करना बंद कर दिया। तैयार हो जाओ, इवान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने ये देखा और उसने एशर से कहा। मोगुल और अन्य लोगों ने भी फल में परिवर्तन देखा और उनके भाव भी गंभीर हो गए। लगभग 1 मिनट बाद फल के चारों ओर सब कुछ शांत हो गया और फल एक चमकदार इंद्रधनुषी रंग की रोशनी में चमक उठा। जिस क्षण फल इंद्रधनुषी रंग की रोशनी में चमक उठा, आकाश को ढकने वाली घटना गायब हो गई। जैसे ही घटना गायब हुई, मोगुल, ब्राउन रैट, स्टील मंकी और नेदर क्रोकोडाइल फल की ओर भागने वाले थे, तभी अचानक स्विश स्विश स्विश, वोलैक, एक्लिप्स और काजिल 3 राक्षसों के समूहों के पीछे दिखाई दिए जो पूरी तरह से फल पर केंद्रित थे और उन्होंने तुरंत अपने कुछ एस रैंकर्स को मार डाला। राक्षसों के 3 समूह तब स्तब्ध रह गए जब उनके समूह के कुछ सदस्य मर गए और उन्होंने वोलेक और अन्य को गुस्से से देखा। चूंकि प्रत्येक समूह में कम से कम 3 रैंक 1 राक्षस थे, इसलिए उन्हें अपने समूह के एस रैंक राक्षसों को मारने के बाद वोलाक और अन्य को मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। लेकिन इवान के लिए ये छोटा सा ध्यान भटकाना बहुत बड़ी बढ़त लेने के लिए पर्याप्त था। अन्य राक्षसों के विपरीत, मोगुल ने घटना के गायब होते ही तुरंत फल की ओर गोली चलाई। उसे राक्षसों के हमलों की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने रैंक 1 हाई ग्रेड कवच पहना हुआ था जो उसे अन्य राक्षसों के हमलों से बचाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इससे पहले कि मोगुल फल तक पहुंच पाता, इवान द्वारा पहले फेंका गया छोटा सोल बीकन चमक उठा और इवान तुरंत फल के सामने आ गया। इवान ने फल के सामने आने के बाद उसे ठीक से देखा भी नहीं और तुरंत उसे अपने शैडो स्टोरेज में फेंक दिया। फल को अपने शैडो स्टोरेज में फेंकने के बाद इवान ने 1 सेकंड भी इंतजार नहीं किया और वहां से भाग गया। रावा रावा रावा। जब राक्षसों ने देखा कि किसी और ने फल ले लिया है, तो वे सभी क्रोध में दहाड़ने लगे और अपनी आभा को इवान पर बंद कर दिया जो वहां से भाग रहा था। यदि ये केवल 1 या 2 रैंक 1 राक्षसों की आभा होती तो इवान आसानी से इसके प्रभाव को अनदेखा कर सकता था, लेकिन जब 10 रैंक 1 राक्षसों की आभा एक ही समय में उस पर दबाव डालती थी, तो वह भी भागते समय थोड़ा लड़खड़ाए बिना नहीं रह सकता था। एशर, इवान ने जल्दी से चिल्लाया जब उसने महसूस किया कि इतने सारे रैंक 1 मॉन्स्टर्स की आभा उस पर लॉक हो रही है। वूश! जिस क्षण इवान चिल्लाया, आसपास के क्षेत्र का तापमान आसमान छू गया और एक बड़ा आग का गोला आसमान से जमीनी चूहों के समूह पर गिर पड़ा। एशर के हमले के कारण जमीनी चूहों को इवान का पीछा करना बंद करना पड़ा। इवान पर लॉक हो रहे सभी जमीनी चूहों की आभा गायब हो गई और उसकी दौड़ने की गति एक बार फिर बढ़ गई। बाहर आओ! इवान की छाया थोड़ी हिली जब एशर ने जमीनी चूहों को रोका और उसकी छाया सेना उसकी छाया भंडारण से बाहर आ गई। हजारों दुश्मनों की अचानक उपस्थिति को देखकर स्टील बंदरों और निचले मगरमच्छों के समूह दंग रह गए। हालांकि वे दंग रह गए थे, लेकिन वे एक पल के लिए भी नहीं रुके और इवान का पीछा करना जारी रखा। उसका पीछा करते हुए उन्होंने छाया मरे हुओं से छुटकारा पाने के लिए बिना रुके अपने सबसे शक्तिशाली हमलों का इस्तेमाल किया।
कुल 6 रैंक थे। दोनों समूहों में से एक राक्षस और उन सभी 6 ने बिना कुछ रोके हमला किया। पवित्र शटर, जब इवान ने अपने पीछे से शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया तो वह जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका और वहां से भागने की पूरी कोशिश की। एक पल में 6 रैंक 1 राक्षसों के हमलों के कारण इवान द्वारा बुलाए गए सभी 4000 छाया मरे हुए बिना कुछ किए नष्ट हो गए। ये साले उस फल को पाने के लिए मौत से लड़ने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं, इवान ने शाप दिया जब उसने देखा कि राक्षस थोड़ा भी पीछे नहीं हट रहे थे और एक बार फिर अपनी छाया सेना को वापस बुलाने के लिए बड़ी मात्रा में मैना का इस्तेमाल किया। एशर अभी भी ग्राउंड रैट्स के समूह को रोकने में व्यस्त था, इसलिए वह वहां नहीं था। लेकिन पहले की तरह जिस क्षण उसने छाया सेना को बुलाया, 6 रैंक 1 राक्षसों ने उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया। फूकर, इवान शाप दिए बिना नहीं रह सका जब उसकी छाया सेना एक बार फिर नष्ट हो गई और उसने बड़ी मात्रा में मैना खो दिया। हालांकि उसकी छाया सेना नष्ट हो गई थी, इवान ने एक बार फिर उन्हें बुलाया और वहां से भागना जारी रखा। कुछ ही मिनटों में वह उस जगह से 500 किलोमीटर दूर भाग चुका था जहां इंद्रधनुषी रंग के फल पकते थे, लेकिन स्टील बंदरों और निचले मगरमच्छों के समूह अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। हालांकि 500 किलोमीटर लंबी दूरी नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त से अधिक होना चाहिए, इवान ने मन ही मन कहा और एशर को ज़मीनी चूहों से लड़ना बंद करने का संदेश भेजा। जब एशर को इवान का संदेश मिला तो उसने ज़मीनी चूहों से लड़ना बंद कर दिया और वहां से भाग गया। एशर को भागता हुआ देखकर ज़मीनी चूहे उसका पीछा नहीं करते और उसी दिशा में भागते हैं जहां इवान भागा था। एशर को संदेश भेजने के बाद इवान ने स्टील बंदरों और निचले मगरमच्छों को धीमा करने के लिए एक बार फिर अपनी छाया सेना को बुलाया। लेकिन पिछली बार की तरह उसकी सेना एक बार फिर रैंक 1 राक्षसों द्वारा नष्ट कर दी गई और इवान का मैना खत्म हो गया। हालांकि इवान का मैना खत्म हो गया था, लेकिन उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे क्योंकि एशर ने उसे एक संदेश भेजा था जिसमें बताया गया था कि ग्राउंड रैट उसके पीछे आ रहे हैं। ये जानने के बाद कि ग्राउंड रैट भी यहाँ आ रहे हैं, इवान ने अचानक भागना बंद कर दिया और स्टील बंदर और नेदर मगरमच्छ की ओर देखा जो क्रोध भरी आंखों से उसकी ओर भाग रहे थे। उनकी क्रोध भरी आंखों को देखकर इवान मुस्कुराया और अपने हाथों को उनकी दिशा में लहराया। देखते हैं हारे हुए लोग, उसने कहा और उसके शरीर के अंदर की छाया ऊर्जा हिल गई। जिस क्षण उसके शरीर के अंदर की छाया ऊर्जा हिली, इवान वहां से गायब हो गया। स्टील बंदर और नेदर मगरमच्छ तब दंग रह गए जब इवान अचानक गायब हो गया और उसे खोजने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों की सीमा के भीतर इवान को नहीं ढूंढ पाए। इवान ने पहले इंद्रधनुषी फल के पास जो सोल बीकन फेंका था वह चमक उठा और इवान अपने चेहरे पर एक पीली नज़र के साथ वहां दिखाई दिया। वहां आने के बाद उसने सोल बीकन उठाया और अपने मन को वापस पाने के लिए एक पूर्ण मन रिकवरी पोशन पी लिया। चलो यहाँ से भाग जाते हैं इससे पहले कि वे कमीने वापस आएं, इवान ने पोशन पीने के बाद बड़बड़ाया और जल्दी से वहां से भाग गया। अध्याय 662 कालकोठरी में प्रवेश भाग 1। ओई, बस वहां खड़े मत रहो और भागो, इवान ने भागते समय मोगुल से कहा जब उसने उसे उसी स्थान पर खड़े देखा और उसके चेहरे पर एक चकित भाव था। इससे पहले सभी राक्षसों ने मोगुल को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया क्योंकि वे सभी इवान पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इवान की बात सुनकर मोगुल अपनी चकित अवस्था से बाहर आया और जल्दी से उसके पीछे चला गया। चूंकि राक्षस अभी भी इवान को उस स्थान पर खोज रहे थे जहां से वह गायब हो गया था, इसलिए वह और मोगुल वहां से सफलतापूर्वक भाग निकले। अरे, मैंने सोचा था कि वे राक्षस शुरू से ही पूरी ताकत से नहीं भागेंगे और जब तक वे फल पर अपना हाथ नहीं जमा लेते तब तक अपनी ताकत बनाए रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे कमीने, इवान ने बड़बड़ाते हुए कहा जब वह और मोगुल राक्षसों से बहुत दूर थे। मोगुल ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और सामान्य आवाज में कहा, यह वास्तव में काफी सामान्य है। आप यहाँ नए हैं, इसलिए आप रैंक 2 खजाने के असली आकर्षण को नहीं समझते हैं। एक रैंक 2 खजाना एक सामान्य रैंक 1 कोर इवॉल्वर को एक सच्चे पावरहाउस में बदलने की अनुमति दे सकता है, इसलिए ये स्पष्ट है कि वे राक्षस इसे पाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो। इवान ने मोगुल की आवाज़ सुनकर कुछ नहीं कहा और अपने शेडो स्टोरेज से बोन ड्रैगन को बुलाया। हालांकि फल चुराने के बाद से केवल आधा घंटा ही बीता था, इवान पूरी तरह से थक गया था क्योंकि वह भाग रहा था और अपने शेडो अनडेड को बार बार बुला रहा था। बोन ड्रैगन को बुलाने के बाद इवान और मोगुल उस पर बैठ गए और वह कालकोठरी की दिशा में उड़ गया। अगर वर्ल्ड डोमेन के अजीब नियमों के कारण नहीं जो हर मृत शरीर को धूल में बदल देता है, तो मैं निश्चित रूप से नए शक्तिशाली शेडो अनडेड पाने के लिए रैंक 1 राक्षसों में से कुछ को मारने की कोशिश करता, इवान ने सोचा जब बोन ड्रैगन ने उड़ना शुरू किया और एक गहरी सांस ली। गहरी सांस लेने के बाद उसने अपने छाया भंडारण के अंदर देखा और इंद्रधनुषी रंग का फल निकाला। जब इवान ने फल निकाला तो मोगुल ने भी अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव के साथ उसे देखा क्योंकि यह पहली बार था जब उसने ऐसा फल देखा था। चलो देखते हैं कि यह क्या है। इवान ने फल निकालने के बाद बड़बड़ाया और उसके विवरण उसके रेटिना के सामने प्रकट हुए।
डोमेन ब्रेकर फल एक फल जो बड़ी मात्रा में विश्वसार से भरा होता है और इसमें विश्व कानून का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इस फल को खाने से व्यक्ति को अपने डोमेन को जोन में विकसित करने में मदद मिल सकती है। नोट: डोमेन ब्रेकर फल का उपयोग करके आप ब्रेकर पिल को परिष्कृत कर सकते हैं जो आपके डोमेन को जोन में विकसित करने की संभावनाओं को और 30% तक बढ़ा सकता है। पवित्र बकवास इवान फल के विवरण को पढ़ने के बाद शाप देने से खुद को रोक नहीं सका। विवरण पढ़ने वाला मोगुल भी दंग रह गया और उसने अपनी आंखें खोलकर फल को देखा। ये फल मूल रूप से एक धोखा देने वाला आइटम है जो मुझे बिना किसी समस्या के रैंक 2 को रिवॉल्वर बनने में मदद कर सकता है अगर मैं इसका बुद्धिमानी से उपयोग करता हूं, इवान ने मन ही मन कहा और फल को वापस अपने छाया भंडारण में रख दिया। क्या आप एक्सचेंज करना चाहते हैं? क्षमा करें, ये बिक्री के लिए नहीं है। मोगुल पूछना चाहता था अगर इवान फल बेचना या बदलना चाहता था, लेकिन इवान का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, तो उसने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। क्या मजाक है, मैं अपना डोमेन बनाने से बहुत दूर नहीं हूँ। एक बार जब मैं अपना डोमेन बना लूँगा तो मुझे अपने कोर को रैंक 2 पर विकसित करने के लिए इसे जोन में बदलना होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं कुछ ऐसा बेचूं जिससे मुझे अपनी रैंक बढ़ाने के लिए ज़रूरी समय कम हो जाए, इवान ने मन ही मन सोचा और मोगुल को नज़रअंदाज कर दिया। मोगुल ने कुछ सेकंड के लिए इवान को देखा और आह भरी। अगर इवान उससे कमज़ोर होता तो वह निश्चित रूप से उस फल को उससे छीनने की कोशिश करता। हालांकि यह निश्चित नहीं था, लेकिन एक छोटी सी संभावना थी कि डोमेन ब्रेकर फल उसे रैंक 2 पर आगे बढ़ने में मदद कर सकता था, भले ही वह विश्व डोमेन के नियमों द्वारा प्रतिबंधित था। मोगुल ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि फल का विवरण था। फल के विवरण में लिखा है कि इसमें विश्व कानून का एक छोटा सा हिस्सा है। शायद कानून का वह छोटा सा हिस्सा मुझे प्रतिबंधों से मुक्त होने में मदद कर सकता है। मोगुल ने मन ही मन कहा और अपनी आंखों के कोने से इवान को देखा। घटना की ओर जाने और राक्षसों से दूर भागने के कारण इवान और मोगुल कालकोठरी के रास्ते से और दूर चले गए थे। अस्थि ड्रैगन को कालकोठरी के मूल मार्ग पर लौटने के लिए कुछ घंटों तक उड़ना पड़ा। एक बार जब बोन ड्रैगन मूल मार्ग पर वापस आ गया तो इवान ने एक बार फिर एशर को उनके आगे भेज दिया ताकि उन्हें किसी राक्षस का सामना न करना पड़े। समय बीतता गया और 4 घंटे बाद जब सूरज ढलने वाला था, इवान की नज़र एक छोटे से शहर जैसी जगह पर पड़ी। क्या ये वही जगह है? इवान ने मोगुल से पूछा जब उसने छोटे से शहर को देखा। हाँ, इवान की बात सुनकर मोगुल ने अपना सिर हिलाया। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग कालकोठरी को साफ करने के लिए यहाँ हैं। हमारे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों के अलावा 4 कुलों के कई एस रैंकर्स भी यहाँ हैं। वे सभी लंबे समय से कालकोठरी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कालकोठरी को साफ नहीं कर पाया है। कालकोठरी की कठिनाई के कारण अधिकांश लोग इस शहर को कालकोठरी शहर कहते हैं। कालकोठरी शहर, हो, इवान ने धीमी आवाज में कहा क्योंकि बोन ड्रैगन जल्द ही टाउन गेट के सामने उतरा। विशाल बोन ड्रैगन को देखकर शहर के अधिकांश गार्ड दंग रह गए, लेकिन जब उन्होंने मोगुल को देखा तो वे तुरंत शांत हो गए। मोगुल ने गार्डों को अपनी स्थिति में वापस जाने के लिए कहा और वह इवान के साथ शहर में प्रवेश किया। क्या आप तुरंत कालकोठरी में जाना चाहते हैं या आज आराम करना चाहते हैं? मोगुल ने इवान से शहर में प्रवेश करने के बाद पूछा। इवान ने शहर के चारों ओर देखा और एक पल के बाद कहा, चलो कल सुबह चलते हैं। मैं अभी भी पहले जो हुआ उससे थका हुआ हूँ। मोगुल ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और उसे शहर के केंद्र में ले गया जहाँ शहर के सबसे आलीशान घर स्थित थे। इवान को घर में बसाने के बाद मोगुल ये कहकर चला गया कि उसे कुछ मामलों का ध्यान रखना है। मोगुल के चले जाने के बाद इवान शहर का पता लगाने के लिए बाहर नहीं गया क्योंकि वह पहले की घटनाओं के कारण वास्तव में थका हुआ था और सो गया। अध्याय 663 कालकोठरी में प्रवेश भाग 2। अगले दिन मोगुल इवान को कालकोठरी शहर के बाहर ले गया। शहर को सुरक्षा कारणों से कालकोठरी से लगभग 100 किलोमीटर दूर बनाया गया था। हालांकि यह बहुत दुर्लभ है, अतीत में कालकोठरी में कुछ प्रकोप हुए हैं, यही वजह है कि शहर को कालकोठरी से बहुत दूर बनाया गया है। जब इवान कालकोठरी क्षेत्र में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां विभिन्न जातियों के दसियों एस रैंकर्स एकत्र हुए थे। करीब से देखने पर उसने पाया कि सभी लोग एक समूह में थे, कम से कम 30 एस रैंकर्स। सिर्फ ये तथ्य कि कालकोठरी में प्रवेश करने वाले सबसे छोटे समूह में भी 30 सदस्य हैं, ये दर्शाता है कि यह कालकोठरी कितनी कठिन है, इवान ने सोचा जब उसने शिकारियों के विभिन्न समूहों को देखा। मोगुल लोगों के बीच अच्छी तरह से जाना जाता था क्योंकि वह 4 महान कुलों में से एक का नेता था, इसलिए अधिकांश लोग उसे देखकर चौंक गए। इवान ने भी बहुत ध्यान आकर्षित किया क्योंकि वह उसके बगल में चल रहा था और कई लोग उसे जिज्ञासा से देख रहे थे। इवान ने इस बात की परवाह नहीं की कि लोग उसे क्या देख रहे थे और मोगुल का पीछा किया। कुछ मिनट चलने के बाद उसने अचानक कुछ शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किए और 3 मीटर चौड़ा कालकोठरी पोर्टल देखा।
ये पहली बार था जब इवान ने रैंक 1 कालकोठरी पोर्टल देखा था और वह काफ़ी हैरान था क्योंकि कालकोठरी से निकलने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव उसके अनुमान से कहीं अधिक मजबूत थे। कालकोठरी पोर्टल के ठीक ऊपर एक छोटी होलोग्राफिक स्क्रीन थी जो अलग अलग नाम और उन नामों के सामने स्पष्ट समय दिखा रही थी। मोगुल ने मुझे जो जानकारी दी है उसके अनुसार इस कालकोठरी में 10 मंजिलें हैं और होलोग्राफिक स्क्रीन पर उन लोगों के नाम दिखते हैं जिन्होंने सबसे कम समय में मंजिलें साफ की हैं। इवान ने होलोग्राफिक स्क्रीन को देखकर खुद से कहा। पहली मंजिल टाइम चेंजर्स 4H 36M 9 से / दूसरी मंजिल टीम आयरन 9H 54M 43 से / तीसरी मंजिल गोल्डन लान 18H 4M 32 से / चौथी मंजिल पांचवी मंजिल छठी मंजिल। इवान ने कुछ नामों को देखा और पाया कि सभी ने एक टीम के रूप में मंजिलों को पार किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7वीं मंजिल से आगे के स्तंभ खाली थे, जिसका अर्थ है कि कोई भी छठी मंजिल को पार करने के बाद 7वीं मंजिल को पार नहीं कर पाया। हालांकि सैकड़ों साल हो गए हैं, लेकिन कोई भी 7वीं मंजिल को पार करके 8वीं मंजिल पर नहीं जा पाया है। होलोग्राफिक स्क्रीन पर नाम देखने के बाद इवान ने मन ही मन बुदबुदाया। जब मोगुल पोर्टल के पास पहुंचा तो रैंक 1 ऑक ने उसका अभिवादन किया। नेता रैंक 1 ऑक ने मोगुल के सामने घुटने टेके और सम्मानजनक स्वर में कहा, सब कुछ तैयार है, आप जब चाहें कालकोठरी का उपयोग कर सकते हैं। मोगुल ने रैंक 1 ऑक की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और इवान की ओर देखा। क्या आपको यकीन है कि आपको किसी टीममेट की ज़रूरत नहीं है? इवान ने मोगुल की बात सुनकर बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। इवान की मुस्कान देखकर मोगुल ने बस अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पहले से ही उसका जवाब पता था। क्या यह आदमी अकेले कालकोठरी को साफ करने की कोशिश कर रहा है? मोगुल के सामने घुटने टेकने वाला रैंक 1 ऑक उनकी बात सुनकर दंग रह गया। हालांकि वह ये कहना चाहता था कि एस रैंक वाले अकेले कालकोठरी को साफ नहीं कर सकते, लेकिन उसने मोगुल के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। इवान ने स्पष्ट रूप से देखा कि ऑक उसे कैसे देख रहा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। चूंकि सब कुछ तैयार है, मैं अंदर जाऊंगा, उसने मोगुल से कहा और कालकोठरी पोर्टल के सामने चला गया। याद रखें कि अगर आपको कोई खतरा होता है तो आप किसी भी समय कालकोठरी छोड़ सकते हैं, मोगुल ने इवान से कहा जब उसने उसे पोर्टल की ओर चलते देखा। इवान ने मोगुल की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और कालकोठरी के सामने पहुंच गया। पोर्टल के सामने पहुंचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और उसके अंदर कदम रखा। हालांकि यह मुश्किल काम आसान नहीं है, लेकिन मेरे लिए 7वीं मंजिल को पार करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जिसे लोग इतने लंबे समय से पार नहीं कर पाए हैं, इवान ने खुद से कहा और पोर्टल के अंदर गायब हो गया। एक बार जब इवान कालकोठरी के अंदर चला गया तो मोगुल तुरंत नहीं गया और होलोग्राफिक स्क्रीन को देखा। पहली मंजिल एक सामान्य मंजिल है जहां आपको इसे साफ करने के लिए एस रैंक के राक्षसों को मारना होगा, मोगुल ने होलोग्राफिक स्क्रीन को देखते हुए सोचा। अगर कालकोठरी उसकी शक्ति को कम नहीं करती है और उसे अपने सभी राक्षसों को बुलाने की अनुमति देती है तो मुझे लगता है कि होलोग्राफिक स्क्रीन पर सभी नाम आज बदल जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन को देखने के बाद मोगुल ने पलट कर देखा। ठीक है, भले ही वह अपने राक्षसों को बुला ले, फिर भी उसे कालकोठरी को साफ करने में कुछ दिन लगेंगे, उसने कहा और कालकोठरी के पास बने एक केबिन के अंदर चला गया। लगभग 10 मिनट बाद मोगुल ने अचानक बाहर से शोर सुना। जब उसने शोरगुल सुना तो मोगुल ने अपना केबिन नहीं छोड़ा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके होलोग्राफिक स्क्रीन को देखा। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से होलोग्राफिक स्क्रीन को देखने के बाद मोगुल ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लगता है कि वह अभी भी अपने राक्षसों को कालकोठरी के अंदर बुला सकता है, उसने कहा और होलोग्राफिक स्क्रीन को अपने चेहरे पर एक उम्मीद भरी नज़र से देखा। चूंकि वह अपने राक्षसों को बुला सकता है तो वह वास्तव में इस कालकोठरी को साफ कर सकता है। पहली मंजिल इवान 9M 14 से / कालकोठरी के अंदर इवान ने देखा कि 10 एस रैंक राक्षसों के शरीर धूल में बदल गए। मुझे चिंता थी कि यह कालकोठरी इन्फर्नो कालकोठरी की तरह मेरे छाया मरे हुओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं व्यर्थ ही चिंतित था, इवान ने कहा क्योंकि उसने अपनी छाया मरे हुओं की सेना को देखा जिन्होंने बिना किसी समस्या के पहली मंजिल के सभी एस रैंक राक्षसों का वध कर दिया। एक बार जब राक्षसों के सभी शरीर धूल में बदल गए तो इवान के सामने एक नया पोर्टल दिखाई दिया जो दूसरी मंजिल की ओर जाता था। इवान अपने छाया मरे हुओं के आगे चला गया और वे सभी उसके पीछे चले गए। मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे से भी कम समय में दूसरी मंजिल को साफ कर दूंगा, उसने खुद से कहा और अपनी छाया मृतकों के साथ दूसरी मंजिल के द्वार में प्रवेश किया। अध्याय 664 चौथी मंजिल भाग 1। आखिर यह आदमी कौन है? उसने पहले 3 मंजिलों के नाम बदल दिए हैं। नाम बदलने की बात भूल जाओ, उसे कालकोठरी में आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है, लेकिन उसने पहले ही 3 मंजिलें साफ कर दी हैं। क्या ये समझ में आता है?
कालकोठरी के बाहर का माहौल काफी अस्त व्यस्त था, क्योंकि लोग अविश्वास के भाव के साथ एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन सभी की नज़रें होलोग्राफिक स्क्रीन पर टिकी थीं और वे अपने चेहरे पर हैरानी भरी नज़र से उसे देख रहे थे। लोगों की तो बात ही छोड़िए, मोगुल भी पूरी तरह से स्तब्ध था, खासकर ये देखने के बाद कि इवान को तीसरी मंजिल साफ करने में कितना समय लगा। आखिर अंदर क्या चल रहा है? मोगुल ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करते हुए होलोग्राफिक स्क्रीन को देखते हुए चकित भाव से बुदबुदाया। दूसरी मंजिल, इवान 38 एम 21 सेक / तीसरी मंजिल, इवान 3 एम 19 सेकंड। कालकोठरी की दूसरी मंजिल पहली मंजिल के समान थी। फर्क सिर्फ इतना था कि दूसरी मंजिल पहली मंजिल से बहुत बड़ी थी और इवान को दूसरी मंजिल पर जितने राक्षसों को मारना था, वह पहली मंजिल पर मारे गए राक्षसों की संख्या से 3 गुना ज्यादा था। हालांकि यह आसान नहीं था, फिर भी इवान ने 40 मिनट से भी कम समय में दूसरी मंजिल को पार कर लिया और एक नया रिकॉर्ड बनाया। कालकोठरी की तीसरी मंजिल पहली और दूसरी मंजिल से बहुत अलग थी। तीसरी मंजिल पर इवान को 24 घंटे के भीतर एक क्रिस्टल को नष्ट करना था, जिसकी सुरक्षा एक छोटे से शहर के केंद्र में राक्षसों द्वारा की जा रही थी। छोटा शहर एस रैंक के राक्षसों से भरा हुआ था और शहर में अलग अलग तरह के जाल थे, जिससे एस रैंक वालों की एक अनुभवी टीम के लिए भी इस मंजिल को साफ करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो गया था। हालांकि इवान अपने शैडो अनडेड को शहर के अंदर छोड़ सकता था और उनकी मदद से क्रिस्टल को नष्ट करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन वह इस मंजिल पर अपना समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। शहर में जाल का पता लगाना बहुत मुश्किल था और इवान को यकीन था कि अपने शैडो अनडेड की मदद से भी उसे इस मंजिल को साफ करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। यही वजह है कि उसने एक अलग तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया, और वह अलग तरीका शहर में प्रवेश किए बिना सीधे क्रिस्टल को नष्ट करना था। इवान ने पहले क्रिस्टल को दूर से नष्ट करने के लिए कार्नेज का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन देखा कि क्रिस्टल वास्तव में एक महल के अंदर था और वह इसे शहर के बाहर से नहीं देख सकता था। जब वह क्रिस्टल को नहीं देख पाया, तो इवान ने बस अपने सबसे विनाशकारी क्षेत्र के हमले के कौशल थंडर टेम्पेस्ट के साथ साथ आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग किया और पूरे शहर को एक ही बार में नष्ट कर दिया। थंडर टेम्पेस्ट कौशल का उपयोग करके इवान ने अधिकांश राक्षसों को मार डाला और शहर के अंदर मौजूद सभी जालों को नष्ट कर दिया। हालांकि थंडर टेम्पेस्ट कौशल से क्रिस्टल नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन जिस महल में क्रिस्टल स्थित था वह बिजली गिरने के कारण ढह गया और इवान दूर से क्रिस्टल को देखने में सक्षम था। एक बार जब महल ढह गया और क्रिस्टल प्रकट हो गया, तो इवान ने कार्नेज का उपयोग करके इसे नष्ट कर दिया। थंडर टेम्पेस्ट कौशल का उपयोग करने के कारण जिसने पूरे शहर को नष्ट कर दिया, इवान ने 4 मिनट से भी कम समय में तीसरी मंजिल को साफ कर दिया। जिस क्षण क्रिस्टल नष्ट हो गया और इवान ने मंजिल को साफ किया, इवान के सामने चौथी मंजिल की ओर जाने वाला पोर्टल दिखाई दिया। जब पोर्टल दिखाई दिया तो इवान तुरंत चौथी मंजिल पर नहीं गया और सबसे पहले मैना रिकवरी पोशन पिया। पोशन पीने के बाद वह तीसरी मंजिल पर आराम किया और अपना सारा मैना ठीक कर लिया। आधे घंटे बाद इवान का मैना पूरी तरह से बहाल हो गया और वह पोर्टल के सामने चला गया। चौथी मंजिल पिछली 3 मंजिलों से पूरी तरह अलग होगी, क्योंकि अब से रैंक 1 मॉन्स्टर दिखाई देने लगेंगे, इवान ने खुद से कहा और एक गहरी सांस ली। जानकारी के अनुसार चौथी मंजिल पर एक शुरुआती स्तर का रैंक 1 मॉन्स्टर होगा। इवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और पोर्टल के अंदर चला गया। उद्धरण चिन्ह ... अगर मोगुल ने इस मंजिल के बारे में जो कुछ भी कहा है वह सब सही है, तो यह मंजिल एक मजेदार जगह होगी। चौथी मंजिल पर पहुंचने पर इवान ने खुद को एक छोटी झील के बीच में स्थित एक छोटे से द्वीप पर खड़ा पाया। इवान को छोटा द्वीप देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे चौथी मंजिल के बारे में पहले से ही जानकारी थी। द्वीप पर पहुंचने के बाद इवान ने तुरंत छाया पंखों का इस्तेमाल किया और आसमान में ऊंचा उड़ गया। जब वह द्वीप से लगभग 200 मीटर ऊपर था, तो इवान रुक गया और छोटी झील को ठीक से देखा। झील के बीच में स्थित ये द्वीप ऊंचे ऊंचे हरे पेड़ों से भरा हुआ था और इस पर कोई राक्षस नहीं था। झील का पानी एकदम साफ था और इसमें कुछ छोटी मछलियां तैर रही थीं। अगर मुझे इस जगह के बारे में नहीं पता होता तो मैं निश्चित रूप से इस जगह को पिकनिक स्पॉट मानता, इवान ने चौथी मंजिल के शांत वातावरण को देखकर कहा। हालांकि चौथी मंजिल का वातावरण काफी शांत था, लेकिन यह मंजिल वास्तव में कई शिकारियों के लिए एक बुरा सपना थी। और इसका कारण यह है कि इस मंजिल को साफ करने के लिए आपको झील के अंदर जाना होगा और रैंक 1 सहित इसके अंदर मौजूद सभी राक्षसों को मारना होगा। रैंक 1 राक्षस को मारना पहले से ही एस रैंक वालों के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए पानी के नीचे उसे मारना उनके लिए लगभग असंभव है। इसके अलावा झील में प्रवेश करने से पहले लोग अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके ये भी नहीं देख सकते कि झील के अंदर क्या है, क्योंकि वहाँ एक अजीब शक्ति है जो लोगों की आध्यात्मिक इंद्रियों को झील के अंदर जाने से रोकती है। अतीत में लोग इस मंजिल को साफ करने में केवल एक ही कारण से सक्षम थे, क्योंकि वे पानी के नीचे रैंक 1 राक्षस को मारने के लिए एक मनका का उपयोग करते थे।
लेकिन एबिलिटी बीट की मदद से भी रैंक 1 मॉन्स्टर को मारना आसान नहीं था, क्योंकि यह झील एस रैंक मॉन्स्टर से भरी हुई है और रैंक 1 मॉन्स्टर को मारने से पहले लोगों को उन्हें मारना पड़ता है। मेरे पास भी एबिलिटी बीट है, लेकिन मुझे इस फ्लो को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इवान ने बड़बड़ाते हुए अपने शैडो स्टोरेज में देखा। थोड़ी देर बाद उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी और उसने अपने शैडो स्टोरेज से एक धनुष निकाला। लाइटनिंग बोल्ट रैंक 1 में ग्रेट नेदरबार्क थंडरवुड से बना एक धनुष। धनुष में अपनी ऊर्जा डालकर आप बिजली की वैचारिक ऊर्जा से बने तीर बना सकते हैं और अपने दुश्मनों को मार गिरा सकते हैं। पानी और बिजली का संयोजन हमेशा दिलचस्प होता है। उसने बड़बड़ाते हुए अपने धनुष को झील की ओर निशाना बनाया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे आश्चर्य है कि इस धनुष की शक्ति कितनी मजबूत है। इवान ने अपना मन धनुष में डालना शुरू किया और जल्द ही उसमें बिजली की ऊर्जा से भरा एक बैंगनी तीर बनने लगा। हालांकि वह धनुष की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि वह मन का उपयोग कर रहा था। इवान ने इसकी परवाह नहीं की और कुछ ही सेकंड में अपना सारा मन उसमें डाल दिया। चटक! मन की बड़ी मात्रा के कारण धनुष में बना बिजली का तीर गहरे बैंगनी रंग का हो गया। तीर से निकलने वाली शक्तिशाली बिजली की ऊर्जा को महसूस करते हुए इवान थोड़ा मुस्कुराया और धनुष की डोरी को छोड़ दिया। जिस क्षण उसने डोरी छोड़ी, चौथी मंजिल पर एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी और बिजली का तीर झील की ओर चला गया। तीर झील के पानी को चीरता हुआ उसके अंदर गहराई तक चला गया। तीर के अंदर जाने के बाद भी कुछ सेकंड तक झील शांत रही, लेकिन कुछ सेकंड बाद चटक! चटकने की आवाज़ आई और चौथी मंजिल का शांत वातावरण अस्त व्यस्त हो गया। अध्याय 665 चौथी मंजिल भाग 2। जब बिजली का तीर झील के अंदर गया तो पहले कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ सेकंड के बाद झील का पानी अशांत होने लगा। झील के चारों ओर से बुलबुले निकलने लगे और अगले सेकंड चटकने की आवाज़। पूरे इलाके में चटकने की आवाज़ गूंज उठी और बिजली के तूफान ने पूरी झील को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पानी के राक्षसों की चीखें और दहाड़ें हर जगह गूंज उठीं और वे बिजली के हमले से बचने की कोशिश करते हुए पानी से बाहर कूदने लगे। हालांकि राक्षस पानी से बाहर कूद गए, लेकिन यह अभी भी बेकार था, क्योंकि उनके शरीर पहले से ही बिजली की वैचारिक ऊर्जा से ढके हुए थे और वे इसके खिलाफ पूरी तरह से असहाय थे। कुछ ही सेकंड में एस रैंक के राक्षसों के शव झील के ऊपर तैरने लगे और मौत की घनी आभा ने चौथी मंजिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन यह ज़्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि सभी शव जल्द ही गायब हो गए और टॉवर ऑफ असेंशन द्वारा अवशोषित कर लिए गए। हालांकि झील के ज़्यादातर एस रैंक के राक्षस मर चुके थे, लेकिन इवान शांत नहीं हुआ और उसने झील को ध्यान से देखा। हालांकि मैं जानता हूं कि झील का रैंक 1 राक्षस सिर्फ एक तीर से नहीं मरेगा, लेकिन बिजली गिरने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया होगा, इवान ने खुद से कहा और ये देखने के लिए इधर उधर देखने की कोशिश की कि रैंक 1 राक्षस झील से बाहर आया है या नहीं। लेकिन अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से क्षेत्र के चारों ओर देखने के बाद उसने पुष्टि की कि रैंक 1 राक्षस पानी से बाहर नहीं आया है और अभी भी अंदर है। अगर मैं एक और बिजली का तीर इस्तेमाल करता हूं, तो मुझे यकीन है कि यह रैंक 1 राक्षस ज़रूर बाहर आ जाएगा, लेकिन तीर का इस्तेमाल करने के लिए मुझे पहले अपना मन वापस पाना होगा, इवान ने सोचा और झील की ओर अपने चेहरे पर एक चिंतनशील नज़र से देखा। कुछ देर सोचने के बाद इवान ने एक गहरी सांस ली। मैंने पिछली मंजिल पर अपने मन को पुनः प्राप्त करने के लिए एक औषधि का उपयोग किया था। अगर मुझे एक बार फिर से अपने मन को पुनः प्राप्त करना है तो मुझे कम से कम 1 घंटे तक इंतजार करना होगा, उसने धीमी आवाज में कहा और झील के अंदर गोता लगा दिया। उद्धरण ... 1 घंटे तक इंतजार करने के बजाय मैं अपनी छाया ऊर्जा का थोड़ा सा उपयोग करके राक्षस को मार सकता हूं और इस मंजिल पर खुद का आनंद ले सकता हूं। जब इवान झील में गोता लगाता है तो वह देखता है कि यद्यपि बाहर सूरज चमक रहा था, लेकिन झील अंदर से पूरी तरह से अंधेरा थी। भले ही झील के अंदर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन इवान को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह बिना किसी समस्या के अंधेरे में आसानी से देख सकता था। अब जब मैं झील के अंदर हूं तो मुझे रैंक 1 राक्षस की तलाश करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, इवान ने मन ही मन सोचा और उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रियों ने पूरी झील को कवर किया। इसे पा लिया। 3 सेकंड से भी कम समय में उसने रैंक 1 राक्षस को ढूंढ लिया जो झील के तल पर छिपा हुआ था। राक्षस लगभग 10 मीटर लंबा था और एक झींगे जैसा दिख रहा था। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से इवान ने यह भी देखा कि राक्षस की आभा पूरी तरह से अव्यवस्थित थी, जिसका अर्थ है कि यह निश्चित रूप से उसके पिछले बिजली के तीर से घायल हो गया था। यह अफसोस की बात है कि इसे मारने के बाद ये धूल में बदल जाएगा, अन्यथा मैं आज निश्चित रूप से एक ग्रिल्ड लॉबस्टर का आनंद लेता, इवान ने बड़बड़ाया और राक्षस की ओर तैर गया। हालांकि राक्षस घायल था, फिर भी उसने इवान को झील में गोता लगाते ही देखा। जब उसने महसूस किया कि इवान तेज गति से उसकी ओर आ रहा है, तो लॉबस्टर की लाल आंखें क्रूरता से चमक उठीं और उसने अपना मुंह खोल दिया। उसके मुंह के चारों ओर जल ऊर्जा इकट्ठा होने लगी और पूरी झील हिलने लगी।
जब इवान ने शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ऐसा लगता है कि पानी के प्रकार के हमले पानी के नीचे अधिक शक्तिशाली हैं, इवान ने कहा और अचानक कुछ के बारे में सोचा। चूंकि पानी के प्रकार के कौशल पानी के नीचे की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। उसने लॉबस्टर की ओर बढ़ना बंद कर दिया और अपनी हथेली को उसकी ओर इशारा किया। जल ऊर्जा झींगे के मुंह के चारों ओर इकट्ठा होती रही और कुछ ही सेकंड में पूरी चौथी मंजिल ऊर्जा के उतार चढ़ाव से भर गई, जो बड़ी मात्रा में एकत्रित जल ऊर्जा के कारण बाहर आ रही थी। जब जल ऊर्जा अपने चरम पर पहुंची तो झींगे की लाल आंखें लालटेन की तरह चमक उठीं और उसने सारी एकत्रित जल ऊर्जा इवान की ओर फेंक दी। गड़गड़ाहट, पूरी झील हिलने लगी और इवान ने देखा कि पानी की एक धार लेजर की किरण की तरह उसकी ओर आ रही है। जब पानी की धार उससे बस कुछ 100 मीटर दूर थी तो इवान ने अचानक अपना मुंह खोल दिया। समुद्री ड्रैगन की दहाड़, उसने धीमी आवाज में कहा और दहाड़। पूरी चौथी मंजिल पर ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी और इवान की हथेली से एक काला पानी का ड्रैगन निकला। दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी ओर आ रहा पानी का जेट हिल गया और उसकी पानी की ऊर्जा अस्त व्यस्त हो गई। काला पानी का ड्रैगन और अस्त व्यस्त पानी का जेट एक पल में एक दूसरे से टकरा गए। इवान एक बड़ा विस्फोट देखने के लिए तैयार था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। काले पानी के ड्रैगन ने लॉबस्टर के हमले को ऐसे निगल लिया जैसे उसके मुंह के अंदर एक काला छेद हो और आगे बढ़ना जारी रखा। जिस गति से काला ड्रैगन आगे बढ़ा वह लॉबस्टर द्वारा फेंके गए पानी के जेट से भी तेज था, इसलिए काला ड्रैगन एक पल में लॉबस्टर के सामने आ गया। ये देखकर कि उसका हमला पूरी तरह से बेकार था, लॉबस्टर दूर जाना चाहता था, लेकिन उसने अभी अभी जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा का इस्तेमाल किया था और बिजली के तीर से उसे जो चोटें लगी थीं, लॉबस्टर समय रहते दूर नहीं जा सका। ब्लैक वाटर ड्रैगन विशाल झींगे के सामने आया और उसे अपने मुंह में निगल लिया। पानी के ड्रैगन द्वारा झींगे को निगलने के कुछ सेकंड बाद क्रैक, झींगे को ढकने वाला खोल पानी के दबाव के कारण टूटने लगा और झींगे के शरीर से निकलने वाले खून की अधिक मात्रा के कारण ब्लैक ड्रैगन का अगला हिस्सा लाल हो गया। पूरे पानी के अंदर एक अजीब सी चीख गूंजी और कुछ सेकंड के बाद उसका जीवन आभा पूरी तरह से गायब हो गया। हालांकि इवान पहले से ही तैयार था, लेकिन वह अभी भी सी ड्रैगन की दहाड़ कौशल की शक्ति के कारण चौंक गया और उस जगह को देखा जहां झींगा एक पल पहले था और उसके चेहरे पर एक चकित भाव था। जब वह अपने चेहरे पर एक चकित भाव के साथ पानी के अंदर खड़ा था तो झील के ऊपर 5वीं मंजिल की ओर जाने वाला एक पोर्टल दिखाई दिया। अध्याय 666 7वीं मंजिल भाग 1 चौथी मंजिल। इवान 5 4 सेकंड। जब इवान ने चौथी मंजिल के सभी एस रैंक और रैंक 1 राक्षस को मार दिया तो चौथी मंजिल वास्तव में एक आदर्श पिकनिक स्थल बन गई। चूंकि इवान को 5वीं मंजिल पर जाने से पहले अपना मैना पुनः प्राप्त करना था, इसलिए उसने कुछ घंटों के लिए चौथी मंजिल पर रहने और थोड़ा आराम करने का फैसला किया। उसने अपने सभी शैडो अनडेड को अपने शैडो स्टोरेज से मुक्त कर दिया और कुछ ही सेकंड में पूरी चौथी मंजिल, जो कि भयावह रूप से शांत थी, एक पार्टी फ्लो में बदल गई। इवान झील में एक लॉग की तरह तैर रहा था, गर्म धूप का आनंद ले रहा था। एडम, एलुसिया, अमारा, ओलिविया और उसके कुछ अन्य शैडो अनडेड छोटे द्वीप के समुद्र तट पर मांस भून रहे थे और एक्वा और कुछ अन्य जल प्रकार के राक्षसों ने झील के एक बड़े हिस्से को एक मनोरंजन पार्क में बदल दिया। कुछ किलोमीटर ऊंची पानी की स्लाइडें झील में भर गईं और उसके शैडो अनडेड उन पर खेल रहे थे। अगर मुझे अपने पिछले जन्म में इतनी बड़ी स्लाइड से नीचे उतरना पड़ता तो मैं निश्चित रूप से अपनी पैंट गीला कर देता, इवान ने धीमी आवाज में कहा जब उसने लगभग 5 किलोमीटर ऊंची पानी की स्लाइड देखी। लगभग 3 घंटे बाद ओलिविया और अन्य लोगों द्वारा ग्रिल किए गए मांस को खत्म करने के बाद, जो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था, इवान आखिरकार 5वीं मंजिल पर जाने के लिए तैयार था। उसने अपने सभी शैडो अनडेड को वापस अपने शैडो स्टोरेज में बुलाया और पोर्टल के सामने आया जो 5वीं मंजिल की ओर जाता था। उसने कुछ सेकंड के लिए पोर्टल को देखा और पोर्टल के दूसरे छोर से कुछ शक्तिशाली अग्नि ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया। ये पुष्टि करने के बाद कि पोर्टल वैसा ही था जैसा मोगुल ने उसे बताया था, इवान ने एक गहरी सांस ली और 5वीं मंजिल में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ा। 5वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद इवान को तुरंत पसीना आने लगा क्योंकि इसका तापमान स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक था और उसे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए अपने मन को प्रसारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने मन को प्रसारित करने के बाद इवान ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक ज्वालामुखी क्षेत्र में था। जमीन काली ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी थी जो मैग्मा के ठंडा होने के बाद बनी थी और हवा राख से भरी हुई थी। आसमान गहरे नारंगी रंग का था और अलग अलग ज्वालामुखियों के ऊपर से मैग्मा की कुछ नदियां बह रही थीं। गर्म हवा का झोंका इवान के पास से गुजरा और उसे अपने पूरे चेहरे पर जलन महसूस हुई। हीट पॉइजन हो, इवान ने बुदबुदाया जब उसे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई और उसकी त्वचा काली पड़ने लगी। इवान ने एक मारक औषधि निकाली जो मोगुल ने उसे कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले दी थी और उसे पीने ही वाला था कि अचानक वह रुक गया। उसके चेहरे पर जो जलन महसूस हो रही थी वह कम होने लगी और उसकी काली त्वचा भी सामान्य हो गई।
ये देखकर इवान ने भौहें चढ़ाईं और समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। जब इवान सोच रहा था कि हीट पॉइजन उस पर काम क्यों नहीं कर रहा है, तो उसके रेटिना के सामने एक सूचना चमक उठी। हीट पॉइजन आपके निष्क्रिय कौशल मध्य श्रेणी के पॉइजन प्रतिरोध द्वारा निष्प्रभावी हो जाता है। ओह! अधिसूचना देखकर इवान के चेहरे पर एक आश्चर्य की अभिव्यक्ति चमक उठी। मुझे ये हुनर मिले हुए इतना समय हो गया है कि मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया हूँ, इवान ने खुद से कहा और वह मारक दवा रख दी जिसका वह इस्तेमाल करने वाला था। चूंकि मुझे हीट पॉइजन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मेरे लिए इस मंजिल को साफ करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, इवान ने कहा और आगे बढ़ गया। 5वीं मंजिल पिछली 4 मंजिलों से अलग है क्योंकि पिछली 4 मंजिलों के विपरीत जहां लोगों की मुख्य चिंता मंजिलों के राक्षस थे, 5वीं मंजिल पर मुख्य चिंता इसका पर्यावरण है। 5वीं मंजिल हीट पॉइजन से भरी हुई है और जितनी देर आप 5वीं मंजिल पर रहेंगे, हीट पॉइजन उतना ही घातक होता जाएगा। इतना ही नहीं, 5वीं मंजिल पर तापमान इतना अधिक होता है कि लोगों को अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए लगातार अपने मन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए मन का इस्तेमाल करने के कारण लोग 5वीं मंजिल के राक्षसों से लड़ते समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इस मंजिल के बहुत खतरनाक होने का एक और कारण यह है कि इस मंजिल पर एक प्रतिबंध है जो लोगों को उड़ने से रोकता है, इसलिए वे केवल तपती जमीन पर चल सकते हैं। जानकारी के अनुसार मुझे इस मंजिल को साफ करने के लिए सबसे ऊंचे ज्वालामुखी के शीर्ष पर रहने वाले रैंक 1 राक्षस को मारना होगा, इवान ने सबसे ऊंचे ज्वालामुखी को देखते हुए कहा जो उससे लगभग 500 किलोमीटर दूर था और लगभग 10,000 मीटर ऊंचा था। एक बार जब उसने अपनी मंजिल की पुष्टि कर ली तो इवान ज्वालामुखी की दिशा में भाग गया। वह इस मंजिल को जितनी जल्दी हो सके साफ करना चाहता था क्योंकि हालांकि उसका मध्य स्तर का जहर प्रतिरोध कौशल कुछ समय के लिए गर्मी के जहर को दूर करने में सक्षम था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसका कौशल उसे कितनी देर तक बचा पाएगा। ज्वालामुखी की ओर भागते समय इवान ने महसूस किया कि कुछ एस रैंक के राक्षस उसकी ओर आ रहे हैं। जब उसने महसूस किया कि राक्षस उसकी ओर आ रहे हैं तो इवान ने धीमा नहीं किया और बस अपने कुछ छाया मरे हुए लोगों को उनकी देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। अपने छाया भंडार से बाहर आने के बाद उसके छाया मरे हुए राक्षसों की ओर दौड़े और इवान ज्वालामुखी की दिशा में आगे बढ़ता रहा। आमतौर पर इस मंजिल के कठिन वातावरण के कारण लोगों को ज्वालामुखी तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन इवान सिर्फ 2 घंटे में ज्वालामुखी के तल पर पहुंच गया क्योंकि सभी राक्षस उसके छाया मरे हुए लोगों द्वारा मारे गए थे। एक बार जब इवान ज्वालामुखी के तल पर पहुंच गया तो वह अंततः रैंक 1 राक्षस की आभा को महसूस कर सकता था जो इसके शीर्ष पर निवास कर रहा था। ठीक है एशर, अब ये तुम्हारे ऊपर है, इवान ने ज्वालामुखी के तल पर रुकने के बाद कहा और एशर की ओर देखा जिसने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया। एशर के पैरों के चारों ओर अग्नि ऊर्जा एकत्रित हुई और वह ज्वालामुखी के शीर्ष की ओर बढ़ गया। एशर एक अग्निदानव है और वह पहले से ही रैंक 1 के शिखर पर है, इसलिए उसे कुछ ही मिनटों में उस राक्षस को मारने में सक्षम होना चाहिए, इवान ने एशर को ज्वालामुखी के शीर्ष की ओर जाते हुए देखकर खुद से कहा। एशर के जाने के कुछ सेकंड बाद ज्वालामुखी के ऊपर से शक्तिशाली विस्फोटों की गूंज सुनाई देने लगी और आग की तेज लहरों ने आसपास के छोटे ज्वालामुखियों को चकनाचूर कर दिया। ज्वालामुखियों के विनाश के कारण मैग्मा की बाढ़ फर्श से होकर बह गई और इवान को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। लगभग 3 मिनट बाद ज्वालामुखी के ऊपर से आने वाली शॉक वेव्स कम हो गईं और इवान ने देखा कि रैंक 1 मॉन्स्टर की आभा गायब हो गई है। छाया इंद्रियों का उपयोग करते हुए इवान ने एशर से बात की और राक्षस की मृत्यु की पुष्टि की। एक बार जब उसने पुष्टि की कि राक्षस मर चुका है तो वह आखिरकार ज्वालामुखी के शीर्ष पर गया और एक पोर्टल देखा जो 6ठी मंजिल की ओर जाता था। एक बार जब मैं 6ठी मंजिल पार कर लूंगा तो मैं आखिरकार 7वीं मंजिल का सामना करूंगा जिसे अब तक कोई भी पार नहीं कर पाया था, इवान ने बड़बड़ाया और 6ठी मंजिल के पोर्टल में प्रवेश करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। अध्याय 667 7वीं मंजिल भाग 2 5वीं मंजिल इवान 2H9M 21 सेक / 6ठी मंजिल इवान 2H21M 8 सेक / यह आदमी किस तरह का राक्षस है? अरे, मुझे यकीन है कि वह धोखा दे रहा है। कोई भी व्यक्ति इतने कम समय में 6 मंजिलों को पार नहीं कर सकता। और यह भी नहीं कि वह अकेला है। 50 एस रैंक वालों की पार्टी को भी 6 मंजिलों को पार करने में कम से कम 10 दिन लगेंगे और इस आदमी ने एक दिन से भी कम समय में सभी 6 मंजिलों को पार कर लिया। कौन परवाह करता है कि वह मंजिलों को कैसे पार कर रहा है? अब वह 7वीं मंजिल पर है। मुझे उम्मीद है कि यह आदमी सभी मंजिलों को पार कर जाएगा ताकि मैं इस लानत वाली जगह से निकल जाऊं। तुम्हें लगता है कि वह 7वीं मंजिल को पार कर सकता है जिसे सैकड़ों सालों से कोई पार नहीं कर पाया? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह इस पूरे कालकोठरी को साफ कर देगा। मोगुल ने बाहर चल रही बातचीत सुनी और होलोग्राफिक स्क्रीन को अपने चेहरे पर उम्मीद भरी नज़र से देखा। अगर वह इस मंजिल को भी साफ कर सकता है तो अंडरस्को। मोगुल अचानक बीच में ही बोलना बंद कर दिया और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ये कैसे संभव है?
उसने चौंक कर पूछा क्योंकि होलोग्राफिक स्क्रीन थोड़ी हिली और उस पर कुछ दिखाई दिया। 7वीं मंजिल। इवान। 16 सेकंड। / होलोग्राफिक स्क्रीन को देखने वाले सभी लोग एक कदम पीछे हट गए और अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए जमीन पर गिर पड़े। मुझे लगता है कि पब मालिक ने मुझे कल रात एक्सपायर हो चुकी शराब बेची थी। मैं यहाँ बकवास कर रहा हूँ, भले ही मैंने इसे नहीं पिया। मैं भी भाई, मुझे लगता है कि आज सुबह मैंने जो पानी पिया था उसमें जहर था। कालकोठरी के बाहर एक अजीबोगरीब हलचल मच गई, क्योंकि लोग इवान को 7वीं मंजिल पार करने में लगा समय देखकर पागल हो गए। दूसरों की तरह मोगुल ने भी अपने चेहरे पर संदेह भरी नज़र से शराब को देखा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये पुष्टि करने के बाद कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ नहीं है, उसने एक गहरी सांस ली और पागलों की तरह हंसने लगा। कालकोठरी के अंदर 7वीं मंजिल पर इवान की आंखें खुली हुई थीं और वह अपने चेहरे पर अविश्वास की नज़र से मृत रैंक वन ऑक को देख रहा था। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। अंत में उसने एलिसिया को देखा जो मृत रैंक वन ऑक के पास खड़ी थी और ताली बजाने लगी। इवान को ताली बजाते देख अन्य छाया मरे हुए लोग भी ताली बजाने लगे। ताली की आवाज़ सुनकर एलिसिया ने शर्मिंदगी में अपने सिर के पीछे खरोंच लगाए और एक मंच कलाकार की तरह झुक गई। किसने सोचा होगा कि जिस मंजिल को सैकड़ों सालों में दसियों एस रैंकर्स साफ नहीं कर पाए, उसे एलिसिया इतनी आसानी से साफ कर देगी, इवान ने आह भरते हुए कहा और मृत रैंक वन ऑक को दया भरी आंखों से देखा। 7वीं मंजिल को साफ करने के लिए लोगों को एक रैंक वन ऑक को मारना पड़ता है। 7वीं मंजिल पर रैंक वन ऑक के अलावा कोई और राक्षस नहीं था। हालांकि लोगों को 7वीं मंजिल को साफ करने के लिए केवल एक रैंक वन ऑक को मारना था, लेकिन अब तक कोई भी इसे साफ नहीं कर पाया था। इसका कारण 7वीं मंजिल पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध थे। 7वीं मंजिल पर अपनी शारीरिक शक्ति के अलावा आप किसी और चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते। आपके सभी कौशल, मन, विश्वसार, कलाकृतियां जिसमें क्षमता मन का भी शामिल है, 7वीं मंजिल पर सब कुछ बेकार है। आप रैंक वन ऑक को मारने के लिए केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिबंधों के कारण एक बार में केवल 10 लोग ही 7वीं मंजिल में प्रवेश कर सकते हैं। एक ऑक की शारीरिक सुरक्षा पहले से ही बहुत अधिक है, और चूंकि यह रैंक वन ऑक था जिसे विश्वसार का शोधन प्राप्त हुआ था, इसलिए 10 एस रैंकर्स के लिए ये लगभग असंभव था जो अपने कौशल और कलाकृतियों का उपयोग भी नहीं कर सकते थे। पिछले सैकड़ों वर्षों के दौरान इस मंजिल पर हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन कोई भी ऑक को मारने में सक्षम नहीं था, क्योंकि रैंक वन ऑक की शारीरिक शक्ति ऐसी चीज़ नहीं है जिसे 10 एस रैंकर संभाल सके। इवान ऑक से डरता नहीं था क्योंकि उसे अपनी शारीरिक शक्ति पर पर्याप्त भरोसा था और उसे यकीन था कि वह उसे मार सकता है। लेकिन जब वह 7वीं मंजिल पर पहुंचा तो एलिसिया ने कहा कि वह अकेले ऑक के खिलाफ लड़ना चाहती है। इवान पहले तो उसे मना करना चाहता था, लेकिन जब उसे याद आया कि कैसे वह अतीत में उससे हार गया था जब वे सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करके लड़ रहे थे, तो वह उसे लड़ने देने के लिए तैयार हो गया। जब लड़ाई शुरू हुई तो इवान ने सोचा कि यह एक कठिन लड़ाई होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। जिस क्षण लड़ाई शुरू हुई, ऑक ने अपनी बेहतर चपलता का इस्तेमाल किया और तुरंत एलिसिया के पीछे आ गया। ऑक जिस गति से आगे बढ़ रहा था वह इतनी तेज थी कि इवान को भी उसकी हरकतों का अनुसरण करना मुश्किल हो रहा था। एलिसिया के पीछे पहुंचने के बाद ऑक ने उसके सिर को कुचलने के लिए उस पर मुक्का मारा, लेकिन ऑक के मुक्के के उसे लगने से ठीक पहले एलिसिया ने अपना सिर बगल की ओर घुमाया और मुक्के से बाल बाल बच गई। इससे पहले कि ऑक हमला करने से चूकने के बाद अपना संतुलन ठीक कर पाता, एलिसिया ने उसका हाथ पकड़ लिया जिसका इस्तेमाल उसने उसे मुक्का मारने के लिए किया था, और उसके खिलाफ उसकी तेज गति का इस्तेमाल करते हुए उसने उसे उठा लिया और अपने सामने पटक दिया। अगर तुम अपने प्रतिद्वंद्वी को यह नहीं बताना चाहते कि तुम क्या करने की योजना बना रहे हो, तो अपनी मांसपेशियों की हरकतों को छिपाने की कोशिश करो, एलिसिया ने ऑक को जमीन पर पटकने के बाद कहा। इससे पहले कि ऑक जमीन पर पटक दिए जाने के बाद सदमे से बाहर आ पाता, एलिसिया ने अपना हाथ उठाया और ऑक की आंख में घुसा दिया। दहाड़, ऑक ने एक दर्दनाक चीख निकाली और एलिसिया से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन जब एलिसिया को लगा कि ऑक दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसने सूंघना शुरू कर दिया। उसके हाथ की काली मांसपेशियां, जिन्हें उसने ऑक की आंखों में घुसाया था, अचानक उभर आईं और उसने एक अजीब लय में अपना हाथ हिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने एक अजीब लय में अपना हाथ हिलाना शुरू किया, शक्तिशाली कंपन पैदा हुए और उसके हाथ के माध्यम से जो अभी भी ऑक की आंख में घुसा हुआ था, वे कंपन उसके मस्तिष्क में घुस गए और उसे मांस के पेस्ट में बदल दिया। दहाड़, जब उसका मस्तिष्क नष्ट हो गया और जल्द ही उसका जीवन आभा गायब हो गया, तो ऑक ने पीड़ा से भरी दहाड़ लगाई। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी भी एलिसिया के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, इवान ने अपनी लार को निगलते हुए बड़बड़ाया और एलिसिया द्वारा ऑक को मारने के बाद दिखाई देने वाले पोर्टल को देखा। इवान पोर्टल के दिखाई देने के बाद 8वीं मंजिल पर जाने के बारे में सोच रहा था।
लेकिन पोर्टल में प्रवेश करने से पहले गोबू ने अचानक उसे पुकारा। गोबू की आवाज़ सुनकर इवान ने उसकी ओर देखा और पाया कि गोबू उससे कुछ दूरी पर इशारा कर रहा था। मास्टर, मैं वहां से एक छिपे हुए आयाम की सीमा को महसूस कर सकता हूं। इवान ने गोबू की आवाज़ सुनकर भ्रम में एक भान उठाई, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसका चेहरा बदल गया। छिपे हुए आयाम से उसका मतलब खंडहर है। अध्याय 668 एक एल्ड्रिच प्राणी। इवान गोबू के पीछे पीछे गया और जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गया जहां से गोबू छिपे हुए आयाम की सीमा को महसूस कर सकता था। वहां पहुंचने के बाद इवान ने भी आंखों की रसातल क्षमता का उपयोग किया और गोबू की तरह ही वह भी आयाम की छिपी हुई सीमा को देखने में सक्षम था। आंखों की रसातल। एल्ड्रिच गोबलिन की आंखें उनकी सबसे खास विशेषता हैं, जिनकी पुतलियां घूमती हुई शून्य जैसी होती हैं। यह उन्हें प्रकाश के सामान्य स्पेक्ट्रम से परे देखने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे वे छिपे हुए सत्य और जादुई आभा को देख पाते हैं। रसातल की आंखें उन्हें आयामों की सीमाओं को खोजने में भी मदद करती हैं। दुर्लभ मामलों में कुछ एल्ड्रिच गोबलिन आंखों की रसातल की नई क्षमताओं को जगाने में सक्षम हो सकते हैं। यहाँ आसपास कोई ट्रिगर होना चाहिए जो इस छिपे हुए आयाम को खोल सकता है, इवान ने बड़बड़ाया और जादुई ऊर्जा के मार्ग का अनुसरण किया जो आयाम की सीमा से निकल रही थी। जादुई ऊर्जा के मार्ग पर चलते हुए इवान एक छोटी सी चट्टान के सामने पहुंचा। तो ये ट्रिगर है, हो, उसने छोटी सी चट्टान के सामने पहुंचने के बाद बुदबुदाया और उस पर अपना हाथ रखा। जिस क्षण इवान ने चट्टान पर अपना हाथ रखा, चट्टान से कुछ ऊर्जा के उतार चढ़ाव निकले और उसके शरीर को घेर लिया। जब इवान ने महसूस किया कि ऊर्जा के उतार चढ़ाव उसके शरीर को घेर रहे हैं, तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। स्विश! अगले ही पल एक चमकदार रोशनी चमकी और इवान 7वीं मंजिल से गायब हो गया और छिपे हुए आयाम के अंदर दिखाई दिया। छिपे हुए आयाम में प्रवेश करने पर इवान ने खुद को एक भयानक दिखने वाले उदास जंगल में खड़ा पाया। जंगल के सभी पेड़ों में जीवन शक्ति की कमी थी और वे काले रंग के थे। छिपे हुए आयाम का आकाश गहरे भूरे रंग का था और इसकी हवा एक अजीब ऊर्जा से भरी हुई थी जो इवान के दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। जब इवान ने महसूस किया कि हवा में घुली हुई ऊर्जा उसके दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी, तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह एल्ड्रिच ऊर्जा है, इवान ने धीमी आवाज़ में बड़बड़ाया और अपने मन की रक्षा के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने गोबू की ओर देखा जो आयाम के अंदर उसका पीछा कर रहा था और उसने देखा कि फर्श की हवा उसकी ओर भाग रही थी। ये फर्श एल्ड्रिच ऊर्जा से भरा हुआ है न? उसने गोबू से अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए कहा। हाँ मास्टर, इवान की बात सुनकर गोबू ने अपना सिर हिलाया और जंगल के गहरे क्षेत्र की ओर देखा। मैं महसूस कर सकता हूँ कि जंगल के भीतर एल्ड्रिच ऊर्जा का एक मजबूत संकेंद्रण है। इवान ने गोबू की ओर देखा और एक पल विचार करने के बाद उस ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसने जंगल की गहराई में स्थिति को देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि अगर एल्ड्रिच ऊर्जा की सांद्रता बहुत अधिक हो गई तो यह उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से उसकी आत्मा को भ्रष्ट कर देगी। जंगल में गहराई तक जाने पर इवान को किसी राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा। उसने ये भी देखा कि जंगल में जितना अंदर वह जा रहा था, एल्ड्रिच ऊर्जा की शक्ति उतनी ही बढ़ती जा रही थी। लगभग 40 मिनट बाद इवान और गोबू जंगल के मध्य क्षेत्र के पास पहुंचे। मध्य क्षेत्र के आसपास एल्ड्रिच ऊर्जा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इवान को भी अपने मन की रक्षा के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। यदि इवान अपने मन को एल्ड्रिच ऊर्जा से नहीं बचाता है तो वह पागल हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे लोग गोबू के कौशल पागलपन प्रेरण के संपर्क में आने पर होते हैं। मुझे खुशी है कि मैंने इस क्षेत्र को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग नहीं किया, अन्यथा यह निश्चित रूप से खतरनाक होता। इवान ने जंगल के केंद्र से आने वाली एल्ड्रिच ऊर्जा की शक्ति को महसूस करने के बाद खुद से सोचा। कुछ और मिनट चलने के बाद इवान और गोबू अचानक रुक गए और चौंककर अपने सामने देखने लगे। यह क्या चीज़ है? इवान ने चौंक कर कहा। यहाँ तक कि गोबू, जो कभी अपने भयानक चेहरे पर किसी भी तरह का भाव नहीं दिखाता था, वह भी जंगल के बीच में जो कुछ था उसे देखकर दंग रह गया। इवान और गोबू के सामने एक अजीब सा कुत्ते जैसा प्राणी जो बैंगनी रंग का था और लगभग 20 मीटर बड़ा था, एक सूखे काले पेड़ के नीचे सो रहा था। कुत्ते की पीठ पर गहरी पीली आंखें थीं और उसके पेट के आसपास का क्षेत्र छोटे छोटे मुंह से भरा हुआ था जो तीखे दांतों से भरे हुए थे। उसके शरीर के दोनों ओर से दसियों विकृत अंग निकल रहे थे और उसके सिर के ऊपर से 2 छोटे सींग निकल रहे थे। उसके शरीर से लगातार एल्ड्रिच ऊर्जा निकल रही थी और उसके चारों ओर की आभा इवान द्वारा अब तक महसूस की गई किसी भी अन्य आभा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ये प्राणी शक्तिशाली है और खतरनाक भी। कुत्ते जैसे प्राणी को देखकर इवान के मन में ये पहला विचार आया। उसके चारों ओर की एल्ड्रिच ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि इवान गोबू की एल्ड्रिच ऊर्जा की तुलना भी उससे नहीं कर सकता था। अचानक इवान ने कुत्ते से कुछ दूरी पर एक छोटा सा सुनहरा रंग का कागज देखा। क्या यह इस खंडहर को साफ करने का इनाम है? इवान ने मन ही मन कहा जब उसने सुनहरे रंग का कागज देखा।
उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जैसे ही उसने सुनहरे रंग के कागज को देखा, इवान की आंतरिक आवाज़ उस सुनहरे रंग के कागज को पाने के लिए चिल्लाने लगी। ये सुनहरे रंग का कागज किस तरह का इनाम है? उसने आश्चर्य किया और फिर सो रहे कुत्ते की ओर देखा। सच कहूं तो इवान आगे बढ़कर उस सुनहरे कागज को अपने शैडो स्टोरेज में डालने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन वास्तव में वह दो कारणों से ऐसा नहीं कर सका। सबसे पहले, एल्ड्रिच प्राणी उसे बहुत बुरा महसूस करा रहा था और उसे यकीन था कि उसे हराना उसके लिए आसान नहीं होगा। दूसरा, उसका मुख्य लक्ष्य कालकोठरी को साफ करना है ताकि वह कबीले के नेताओं के साथ किए गए सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कालकोठरी साफ करने का इनाम पा सके। लेकिन कालकोठरी साफ करने के बजाय अगर वह अपने सामने एल्ड्रिच प्राणी को मार देता है और खंडहर को साफ कर देता है, तो उसे तुरंत कालकोठरी से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मैं इस कालकोठरी को साफ करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं कालकोठरी को साफ करने के बजाय खंडहर को साफ करने पर ध्यान केंद्रित करता हूं, तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर कर सकता है, इवान ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ कहा। 1 मिनट रुको। अचानक इवान ने कुछ सोचा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कुछ सेकंड के लिए सुनहरे रंग के कागज को देखा और गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता कि यह तरकीब काम करेगी या नहीं, लेकिन अगर मैं कालकोठरी से दोनों पुरस्कार प्राप्त करना चाहता हूं, तो यही एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूं। उसने मन ही मन सोचा और सो रहे एल्ड्रिच प्राणी की ओर देखा। कुछ मिनट तक प्राणी को देखने के बाद वह मुड़ा और खंडहर के निकास द्वार की ओर चलने लगा। आशा है कि यह तरीका काम करेगा और मैं दोनों पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा, इवान ने चलते समय धीमी आवाज में कहा। जल्द ही वह खंडहर के निकास द्वार के सामने पहुंच गया और छिपे हुए आयाम को छोड़कर 7वीं मंजिल पर वापस आ गया। अध्याय 669 8वीं मंजिल। खंडहर से निकलकर इवान उस पोर्टल के सामने आया जो 8वीं मंजिल की ओर जाता था। मुझे सभी 7 मंजिलों के बारे में जानकारी थी, इसलिए उन्हें साफ करना मुश्किल नहीं था। इवान ने बुदबुदाया और गहरी सांस ली। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन अब से मुझे नहीं पता कि अगली मंजिल पर जाने के बाद मुझे किस तरह की गंदगी का सामना करना पड़ेगा। इवान कुछ मिनटों तक पोर्टल के सामने खड़ा रहा और आखिरकार एक कदम आगे बढ़ा। जिस क्षण उसने एक कदम आगे बढ़ाया, पोर्टल चमक उठा और वह 7वीं मंजिल से गायब हो गया। 8वीं मंजिल में प्रवेश करने पर इवान ने खुद को पूरी तरह से अंधेरे क्षेत्र के बीच में खड़ा पाया। अंधेरे के अलावा उसके आसपास कुछ भी नहीं था। यह क्या है? पुची फुक। इससे पहले कि इवान समझ पाता कि वह कहाँ है, एक तेज तलवार उसकी पीठ के बाएं हिस्से में घुस गई, जो मुश्किल से उसके दिल को छूती हुई निकल गई। लाल रक्त बह निकला और इवान ने अपनी स्थिति से दूर जाने के लिए जल्दी से फ्लिकर स्टेप स्किल का इस्तेमाल किया। लानत है। दूर जाने के बाद उसने अपने हाथ से खून को रोकने की कोशिश की और उस जगह को देखा जहां वह एक पल पहले खड़ा था। लेकिन जब उसने उस जगह को देखा जहां वह एक पल पहले खड़ा था, तो इवान चौंक गया क्योंकि उसने उस व्यक्ति को नहीं देखा जिसने उस पर हमला किया था। उसने अपने घाव को ठीक करने के लिए अपने पुनर्जनन कौशल को सक्रिय किया और उस व्यक्ति की तलाश करने के लिए आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया जिसने उस पर हमला किया था। लेकिन इवान को आश्चर्य हुआ, वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उस अंधेरे क्षेत्र में किसी को भी नहीं ढूंढ पाया। यहाँ क्या चल रहा है? इवान ने बड़बड़ाया और अपने सभी छाया मरे हुओं को बुलाने की कोशिश की। लेकिन जब इवान ने अपने छाया मरे हुओं को बुलाने की कोशिश की, तो वह एक बार फिर चौंक गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह उन्हें नहीं बुला सकता। उसने उनसे संवाद करने के लिए अपनी छाया इंद्रियों के कौशल का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि यह भी बेकार था। स्विश! अचानक एक और तेज तलवार की रोशनी चमकी और इवान की पीठ पर एक गहरा घाव दिखाई दिया। धिक्कार है, ये धूर्त कमीना कौन है? इवान ने शाप दिया और हमलों से बचने के लिए इधर उधर घूमने लगा। वह अभी भी अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग कर रहा था, लेकिन तब भी वह हमलावर को नहीं ढूंढ पाया। चलते समय वह अपनी छाया मरे हुओं को बुलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार था क्योंकि किसी कारण से वह उन्हें नहीं बुला सका। वूश! पुची! भाड़ में जाओ मादरचोद! इवान ने शाप दिया जब उसके दाहिने हाथ पर एक और गहरा घाव दिखाई दिया, भले ही वह लगातार हिल रहा था। उसने अपनी गति बढ़ा दी और अपनी सभी चोटों को ठीक करने के लिए पुनर्जनन कौशल का पूरी शक्ति से उपयोग किया। मैं इस तरह नहीं चल सकता, इवान ने मन ही मन कहा जब उसने देखा कि पुनर्जनन कौशल के साथ अपनी चोटों को ठीक करना उसके लिए कठिन होता जा रहा था। उसने एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके अंधेरे क्षेत्र को स्कैन किया ताकि यह पता चल सके कि क्या वह कुछ पा सकता है, लेकिन पहले की तरह यह बेकार था क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला। स्विश! धिक्कार है। एक और तलवार की रोशनी चमकी और इवान के पैर पर एक गहरा घाव दिखाई दिया। घाव के कारण उसने हिलना बंद कर दिया और अपने घुटनों में से एक पर गिर गया। जिस क्षण वह अपने घुटनों पर गिरा, इवान के शरीर के सभी बाल खड़े हो गए और वह तुरंत उस जगह से लुढ़क गया जहां वह गिरा था। वूश! 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 जिस क्षण इवान लुढ़का, तलवार की दसियों रोशनी कहीं से प्रकट हुई और अंधेरी जमीन को भेदती हुई चली गई।
ये देखकर इवान के माथे पर ठंडा पसीना आ गया, क्योंकि अगर वह समय रहते दूर नहीं गया होता तो तलवार की दसियों रोशनी से उसका पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता। मैं अभी भी उस व्यक्ति को नहीं देख पा रहा हूं जो मुझ पर हमला कर रहा है, भले ही उसने अभी अभी इतनी शक्तिशाली चाल चली हो। इवान ने मन ही मन सोचा और अपने पैर पर लगे घाव को ठीक करने के लिए अपने पुनर्जनन कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसके पैर के घाव से खून बहना बंद हुआ, वह तुरंत खड़ा हो गया और अपनी स्थिति से दूर चला गया। दूर जाने के बाद उसने एक बार फिर हमलावर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा जो पहले था और उसे कोई नहीं मिला। जैसे जैसे स्थिति खतरनाक होती जा रही थी, इवान को अचानक कुछ सूझा और उसने अपने आसपास के अंधेरे क्षेत्र को देखा। क्या इस जगह में कुछ गड़बड़ है? उसने खुद से कहा जब उसे स्थिति की विचित्रता का एहसास हुआ। चूंकि मेरी आध्यात्मिक इंद्रियां और दृष्टि बेकार हैं, तो इवान ने खुद से कहा और गोबू की आंखों की रसातल क्षमता का इस्तेमाल किया। जिस क्षण इवान ने आंखों की रसातल क्षमता का इस्तेमाल किया, उसने देखा कि पूरा अंधेरा स्थान एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। यह अंडरस्कोप जब इवान ने आध्यात्मिक ऊर्जा को देखा जो पूरे क्षेत्र को भर रही थी, तो उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। ये बकवास कालकोठरी, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा को देखा जो पूरे अंधेरे क्षेत्र को भर रही थी। आखिरी मंजिल पर मुझे अपनी शारीरिक शक्ति साबित करनी थी, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे यहाँ अपनी आध्यात्मिक शक्ति साबित करनी होगी? इवान अभी भी रसातल की आंखों का उपयोग कर रहा था, इसलिए उसने देखा कि कैसे आध्यात्मिक ऊर्जा जो उस क्षेत्र को भर रही थी, अचानक एक तेज तलवार की रोशनी में बदल गई और उसकी ओर बढ़ी। तेज तलवार को अपनी ओर आते देख इवान जल्दी से उस जगह से दूर कूद गया जहां वह खड़ा था और तलवार की रोशनी को चकमा दिया। मैं हमलावर को नहीं ढूंढ पाया क्योंकि यहाँ कोई हमलावर नहीं है, इवान ने तलवार की रोशनी को चकमा देने के बाद खुद से कहा और उसकी आंखें तेज हो गईं। उसकी आत्मा के भीतर गहराई में केंद्रित आध्यात्मिक शक्ति हिलने लगी और अगले ही पल उसने बिना रोक टोक के अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति छोड़ दी। इवान की आध्यात्मिक शक्ति के कारण अंधेरे स्थान को ढकने वाली आध्यात्मिक शक्ति दूर हो गई। जैसे ही इवान की आध्यात्मिक शक्ति ने अंधेरे क्षेत्र को भरना शुरू किया, अंधेरे क्षेत्र का स्थान दरार पड़ने लगा। दरार, दरार, दरार। इवान ने देखा कि उसके आसपास का स्थान कैसे दरार पड़ रहा था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उसकी सीमा तक धकेलना जारी रखा। जल्द ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने पूरे अंधेरे क्षेत्र को कवर कर लिया और उसका स्थान दरारों से भर गया। ब्रेक! इवान अचानक चिल्लाया और उसके शरीर से आध्यात्मिक शक्ति का एक तूफान फूट पड़ा। जिस क्षण उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी ताकत से फूटी, अंधेरे क्षेत्र का स्थान ढह गया। जब अंधेरा स्थान ढह गया तो इवान का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहा क्योंकि जल्द ही इवान ने खुद को एक छोटे से कमरे में खड़ा पाया। अर्घ! अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अपनी सीमा तक उपयोग करने के कारण इवान ने दर्द से कराहते हुए जैसे ही होश संभाला और भारी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अंधेरे क्षेत्र से बाहर आने के बाद इवान ने सबसे पहले अपनी छाया मरे हुओं को बुलाने की कोशिश की और देखा कि वह उन्हें एक बार फिर से बुला सकता है। वूश! अचानक उस कमरे में एक चमकदार रोशनी चमकी जहां इवान भारी सांस ले रहा था और 9वीं मंजिल की ओर जाने वाला एक पोर्टल उसके सामने दिखाई दिया। अध्याय 670 काली आंखें। 8वीं मंजिल। इवान 9M 12 sec// बकवास! उसने 8वीं मंजिल भी पार कर ली है। वह इन मंजिलों को निचली मंजिलों से भी तेजी से पार कर रहा है। क्या कालकोठरी के अंदर कोई ऐसा हैक है जिसके बारे में हमें नहीं पता? अरे, मैं उस बार मालिक को पीटने जा रहा हूँ। उसने मुझे निश्चित रूप से गलत शराब बेची है। मैंने इसे पिया भी नहीं, लेकिन मैं पहले से ही मतिभ्रम कर रहा हूँ। कालकोठरी के बाहर उस समय हंगामा मच गया जब इवान का नाम एक बार फिर होलोग्राफिक स्क्रीन पर दिखाई दिया, जो दर्शाता है कि उसने 8वीं मंजिल भी पार कर ली है। 4 महान कुलों के विभिन्न लोगों ने तुरंत नोअर और अन्य लोगों को खबर भेजी क्योंकि उन्हें इवान की प्रगति के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया था। जब नोअर, अलुमी और एडवर्ड को खबर मिली कि इवान ने 8वीं मंजिल पार कर ली है, तो वे खुद को रोक नहीं पाए और कालकोठरी शहर में आने का फैसला किया। जल्द से जल्द कालकोठरी शहर में आने के लिए उन्होंने कालकोठरी शहर से जुड़े टेलीपोर्टेशन गेट का भी इस्तेमाल किया। आमतौर पर 4 महान कुलों के लोग टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल केवल आपातकालीन मामलों में करते हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें बड़ी संख्या में सार पत्थरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इस बार उन्होंने सार पत्थरों की परवाह नहीं की और बिना किसी हिचकिचाहट के टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल किया। इवान द्वारा 8वीं मंजिल पार करने के कुछ ही मिनटों बाद नोअर, एडवर्ड और अलुमी कालकोठरी शहर में पहुंचे और मोगुल को पाया जो एक बार फिर अपने सुअर जैसे चेहरे पर संदिग्ध नज़र से अपने पे को देख रहा था। जब मोगुल ने एडवर्ड और अन्य लोगों को देखा तो उसने उस शराब की ओर इशारा किया जिसे वह पी रहा था और निश्चितता से भरी आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता कि इस सस्ती शराब में क्या खराबी है, लेकिन यह आपको नशे में डाल सकती है, भले ही आप रैंक 1 को रिवॉल्वर हों। जब एडवर्ड और अन्य लोगों ने मोगुल को सुना तो उन्होंने उसे अजीब निगाहों से देखा और समझ नहीं पाए कि उसे क्या दिक्कत है।
आखिरकार उन्होंने मोबुल को कुछ समय के लिए नज़रअंदाज करने का फैसला किया और होलोग्राफिक स्क्रीन को देखा। और जिस पल उन्होंने स्क्रीन को देखा, उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि मोबुल ऐसा क्यों कर रहा था। पहली मंजिल इवान 9M 14 से / दूसरी मंजिल इवान 38M 21 sec / तीसरी मंजिल इवान 3M 19 sec / चौथी मंजिल इवान 5M 4 sec / पांचवी मंजिल इवान 2H 9M 21 sec / छठी मंजिल इवान 2H 21M 8 सेकंड, सातवीं मंजिल इवान 16 सेकंड, आठवीं मंजिल इवान 9 मिनट 12 सेकंड। इस आदमी को क्या हो गया है? इवान को सभी 8 मंजिलों को पार करने में लगा कुल समय देखकर सभी ने एक साथ सोचा। जब कालकोठरी के बाहर हंगामा हो रहा था, इवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने के बाद अपनी सांस वापस पाने की कोशिश कर रहा था। ये कालकोठरी बस एक जाल है, वह भारी सांस लेते हुए टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सका। ये तथ्य कि 10 रैंकर्स को 7वीं मंजिल को पार करने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके रैंक 1 ऑक को मारना है, पहले से ही बेतुका है, लेकिन फिर भी ये संभावना के दायरे में है। लेकिन कोई भी एस रैंकर 8वीं मंजिल को पार नहीं कर सकता। यदि एस रैंकर्स 8वीं मंजिल में प्रवेश करते हैं तो उनके लिए केवल एक ही चीज़ प्रतीक्षा कर रही है, वह है निश्चित मृत्यु। शारीरिक शक्ति के विपरीत, जिसे आप प्रशिक्षण और कई अन्य चीज़ों से बढ़ा सकते हैं, आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को आसानी से नहीं बढ़ा सकते। इवान की वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति उसकी असामान्य आत्मा के कारण शीर्ष रैंक 1 कोर इवॉल्वर के लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी उसके लिए 8वीं मंजिल को पार करना आसान नहीं था। अगर एस रैंकर्स किसी तरह 7वीं मंजिल को पार करने और 8वीं मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके लिए अपनी कम आध्यात्मिक शक्ति के साथ डार्क स्पेस से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मेरे पास एबिस की आंखें नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि मैं इस मंजिल को पार कर पाता या नहीं। इवान ने 9वीं मंजिल की ओर जाने वाले पोर्टल को देखते हुए बड़बड़ाया। जैसे ही इवान ने पोर्टल को देखा, उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। टॉवर ऑफ असेंशन को काम करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि वर्ल्ड डोमेन के भीतर मरने वाले सभी लोग धूल में बदल जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा सार टॉवर स्पिरिट द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इवान ने मन ही मन बड़बड़ाया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उद्धरण कालकोठरी की कठिनाई को देखते हुए, क्या ये हो सकता है कि इस कालकोठरी को टॉवर की आत्मा द्वारा अधिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि यह कालकोठरी मूल रूप से एस रैंकर्स के लिए मौत का जाल है। इवान ने कुछ सेकंड के लिए इसके बारे में सोचा और हल्की सी आह भरी। हाँ, भले ही मैंने जो सोचा वह सच हो, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, उसने कहा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए जमीन पर लेट गया। अगर इवान चाहता तो वह कालकोठरी को साफ किए बिना ही छोड़ सकता था। आत्मा अनुबंध में उसने एक शर्त जोड़ी कि वह अपनी सुरक्षा को किसी भी चीज़ से ऊपर रखेगा। अब जब इवान को लग रहा था कि अगर वह 9वीं मंजिल पर गया तो वह खतरे में पड़ जाएगा, तो वह आत्मा अनुबंध को तोड़े बिना कालकोठरी को छोड़ सकता था। हालांकि मैं जाना चाहता हूं, मेरी आंतरिक आवाज़ मुझे बता रही है कि अगर मैं अभी इस कालकोठरी को साफ नहीं करता हूं तो मुझे भविष्य में इसका पछतावा होगा। इवान ने असहाय भाव से बुदबुदाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक औषधि निकाली। लगभग 3 घंटे बाद इवान पूरी तरह से ठीक हो गया और उसने पोर्टल को देखा। यहाँ कुछ नहीं है, उसने बुदबुदाया और पोर्टल में प्रवेश किया। 9वीं मंजिल पर पहुंचने पर इवान ने एक बार फिर खुद को एक छोटे से कमरे में खड़ा पाया। 9वीं मंजिल को पार करने के लिए अपने डर को हराएं। 9वीं मंजिल पर पहुंचते ही इवान की आंखों के सामने एक सूचना चमक उठी। यह क्या है? सूचना पढ़ने के बाद उसने चेहरे पर शिकन के साथ बुदबुदाया। अचानक इवान को लगा कि एक अजीब शक्ति उसकी आत्मा को स्कैन कर रही है, मानो उसकी सारी यादें पढ़ने की कोशिश कर रही हो। जब इवान ने यह महसूस किया तो वह हैरान रह गया और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उस शक्ति का विरोध करने की कोशिश की जो उसकी यादों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इवान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह उस शक्ति के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता जो उसकी आत्मा को स्कैन कर रही थी। अब क्या हो रहा है? जब इवान उस शक्ति का विरोध करने की कोशिश कर रहा था जो उसकी यादों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो उसकी आत्मा के भीतर कहीं से काले धुएं का एक गोला दिखाई दिया। जैसे ही काला धुआं दिखाई दिया, इवान की यादों को पढ़ने की कोशिश कर रही शक्ति रुक गई। अचानक धुएं के भीतर किसी की आंख जैसी दिखने वाली 2 छोटी काली बिंदियां खुलीं। काली आंखों की निगाह अंतरिक्ष के पर्दे को चीरती हुई टॉवर ऑफ असेंशन पर जा टिकी। जिस क्षण काली आंखों की निगाह टॉवर पर पड़ी, टॉवर के पास खड़े लोगों को लगा जैसे टॉवर एक पल के लिए हिल गया। कुछ सेकंड तक टॉवर को देखने के बाद खुली हुई काली आंखें एक बार फिर बंद हो गईं और इवान की आत्मा अपनी सामान्य अवस्था में लौट आई। अरे, कौन मेरी यादों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है? इवान अभी भी उस ऊर्जा को रोकने की कोशिश कर रहा था जो उसकी यादों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जब उसकी आत्मा को स्कैन करने वाली शक्ति अचानक गायब हो गई।
इवान तब स्तब्ध रह गया जब उसकी आत्मा को स्कैन करने वाली शक्ति अचानक गायब हो गई। क्या हो रहा है नहीं अंडरस्को। इवान अजीब घटना के कारण भ्रमित था और जानना चाहता था कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी स्थिति को समझ पाता, उसके सामने की जगह टिमटिमा गई और एक पोर्टल दिखाई दिया जो 10वीं मंजिल की ओर जाता था।